तो देखो अभी हमने रिडबर्ग इक्वेशन देखी थी, तो रिडबर्ग इक्वेशन क्या आई थी, 1 by lambda equals to r z square 1 divided by n1 square minus 1 by n2 square। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी करी गई तो क्या पाया गया कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल से डी एक्साइट होगा। डी एक्साइट होते मतलब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, माइक बंद करके रखो आपसे, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, तीसरे नंबर के शेल में, इधर ध्यान दो, अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे नंबर के शेल में है तो वहां से अगर पहले शेल में आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से मतलब फोर्थ फिफ्थ कोई से भी शेल से डी एक्साइट होकर कहां पर आता है, कोई सी भी जगह से डी एक्साइट होकर अगर आता है पहले एनर्जी शेल में, तो जो सीरीज बनती है उसको हम कौन सी सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज बोलते हैं, है ना। तो इसी आपके बुक में 8 n = 7 n = 8 तक दे रखा होगा, है ना। मैंने सिर्फ बोर्ड पे 6 तक बनाया है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन अगर डी एक्साइट होकर आ रहा है पहले वाले शेल में, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स्थ, तो सिक्स्थ वाले से डी एक्साइट होकर आया पहले शेल में, फिफ्थ वाले से डी एक्साइट होकर आया पहले शेल में, फोर्थ वाले से डी एक्साइट होकर आया पहले में, थर्ड वाले से डी एक्साइट होकर आया पहले में, और सेकेंड वाले से डी एक्साइट होकर आया पहले शेल में। तो जो सीरीज बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बोला, ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर डायरेक्टली कहां पर आए, पहले शेल में आ जाए। हो सकता है इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ वाले शेल से कहां पर आए, पहले सेकंड वाले शेल में उसके बाद आए। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी डी एक्साइट होकर सेकंड नंबर की एनर्जी शेल में आता है तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे, बामर सीरीज। कौन सी सीरीज बोलेंगे, अब इसके बाद आपको देखो दे रखी दूसरी सीरीज भी दे रखी है, पार्शियल सीरीज दे रखी होगी, ब्रैकेट सीरीज दे रखी होगी और फंड सीरीज दे रखी होगी। फंड सीरीज HUND, पी साइलेंट है ना, पी फंड मत बोलना, सिर्फ फंड, है ना। तो पार्शियल सीरीज में आपको क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर हमेशा कौन से शेल में आएगा, पहले डी एक्साइट होकर पहले इलेक्ट्रॉन आएगा थर्ड वाले एनर्जी शेल में, ठीक है। सिमिलरली आपको कौन सी सीरीज दे रखी है, एक और सीरीज आपको दे रखी है ब्रैकेट सीरीज, जिसमें आपको क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर कौन से शेल में आएगा, फिफ्थ में। तो ये ब्रैकेट सीरीज। और लास्ट सीरीज आपको कौन सी दे रखी है, फंड सीरीज, ठीक है। फंड सीरीज में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर कहां पर आएगा, फिफ्थ वाले एनर्जी शेल में। मतलब अगर सेवंथ एनर्जी शेल होता तो वहां से किस में आता, फिफ्थ में, और सिक्स्थ से भी कहां से आता, फिफ्थ में। चलो, तो ये चीज उन्होंने बताई हमको। अब देखो लाइमन सीरीज और बामर सीरीज जो थी वो कौन सी रेंज में थी, इनविजिबल रेंज में थी, मतलब हमको दिखेगी नहीं। आप हाइड्रोजन गैस को आप हीट कर रहे तो स्पेक्ट्रम आपको आपकी नेक्ड आई से दिख जाता है क्या, नहीं स्पेक्ट्रम। तो ये तो क्या था, अल्ट्रा वायलेट थी। ये कौन सी सीरीज में थी, अल्ट्रा वायलेट रेस, सुना है ना, अल्ट्रा वायलेट रेस, है ना। उसमें लाइमन सीरीज दिखती है, लाइमन सीरीज किसके अंदर आती है, सॉरी लाइमन सीरीज बामर सीरीज दिखती है और किसमें आती है, विजिबल रेंज। विजिबल रेंज में सिर्फ तो ऑब्जेक्टिव आता है कि लाइमन सीरीज, बामर सीरीज और पास्टन, ब्रैकेट और फुन सीरीज में से कौन सी सीरीज विजिबल रेंज में होती है। तो आपको याद रखना है कौन सी सीरीज होती है, बामर। मतलब जब बामर सीरीज में अगर इलेक्ट्रॉन होगा डी एक्साइट होकर सेकंड स्टेट में आएगा तो हम उसको नेक्ड आई से देख पाएंगे, अलग से कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं लगेगा। पर लाइमन सीरीज के अंदर अल्ट्रावायलेट रेंज हो गया, मतलब ये हमारे विजिबल रेंज के बाहर है। फिर ये भी है, तो ये भी किसके अंदर आता है, इंफ्रारेड।
ये दोनों किसमें आती है, पास्चर और ब्रैकेट किसमें आती है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड भी नहीं लिखेगा, ये जो हमारे विजिबल रेंज के बाहर है, और ये भी किसके अंदर है, इंफ्रारेड। बस डिफरेंस क्या है कि ये क्या है, लो इंफ्रारेड में है और ये हाई इंटेंसिटी इंफ्रारेड है। ठीक है, आगे बात समझ में। इतना क्लियर है सबको? तो मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं कोई सी भी एक्साइटेड स्टेट में हो, कोई से भी नंबर वाले शेल में हो, और अगर लोड कर कहां पर आता है, फर्स्ट नंबर वाले शेल में आता है, तो कौन सी सीरीज बोलेंगे हम उसको, कौन सी सीरीज बोलेंगे? अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी प्रेजेंट हो और डी एक्साइट होकर कौन से शेल में आता है, सेकंड नंबर वाले शेल में, तो उसको हम कौन सी सीरीज बोलेंगे, बामर सीरीज, पास्चर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज। के बाद चलो अब देखो इन सीरीज के लिए क्या करते हैं, जनरली आपसे क्या पूछी जाती है कि वेवलेंथ बताओ। इन सीरीज के लिए क्या बताओ, इन सीरीज के लिए क्या बताओ, जनरली क्या बोला जाता है आपको, वेवलेंथ। तो इन सीरीज के लिए वेवलेंथ बतानी है तो मैं लाइमन सीरीज के लिए बता रहा हूं, बाकी सारी सीरीज के लिए आप आज होमवर्क में फाइंड करता रहो, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, है ना। तो ये मेरे पास में लाइमन सीरीज का डायग्राम भी बन गया है ना, हालांकि बीच में है, नो प्रॉब्लम। ये लाइमन सीरीज का डायग्राम मेरे पास में दिख रहा है सबको क्लियरली, और ये हमारे पास में क्या है, रिडबर्ग इक्वेशन। हमको एक चीज याद रखनी है कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि मान लो अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले शेल से डी एक्साइट होकर कहां पर आया, फर्स्ट वाले शेल, मतलब पहली वेव की एनर्जी किसकी बात कर रही है यहां पर, n equals to 1 2 3 4 5 6 7, ये n की वैल्यू क्या रखी है, अब इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन सेकंड से कहां पर आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, थर्ड से डी एक्साइट होकर फर्स्ट में आ रहा है, फोर्थ से डी एक्साइट होकर, फिफ्थ से डी एक्साइट होकर, कहीं से डी एक्साइटेशन होगा कहां पर आएगा, फर्स्ट में आएगा। क्लियर है? कौन सी सीरीज का डायग्राम बन गया, लाइमन। तो इस वाली वेव को हम बोलते हैं फर्स्ट वेव ऑफ लाइमन सीरीज। कौन सी वेव बोलते हैं इसको, क्यों फर्स्ट वेव बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी पहले का कहां पर पहुंचेगा, जो सबसे ज्यादा करीब होगा, तो पहले शेल के सबसे ज्यादा करीब होने सेकंड वाला, तो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर सबसे पहले यहां से यहां पहुंचेगा। अब इस फर्स्ट वेव ऑफ लाइमन सीरीज की अगर हमको वेवलेंथ निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग रिडबर्ग इक्वेशन, और रिडबर्ग ने हमको क्या बोला, ये इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, एक और चीज हमको ये देखनी है कि E क्या होता है, h न्यू, और E होता है C डिवाइडेड बाय लैम्डा म्यू से, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वेवलेंथ। मतलब जितनी कम एनर्जी होगी, देखो जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी कम क्या होगी, अरे मतलब इलेक्ट्रॉन जितनी दूर से आएगा उसको जितनी दूर से आ रहा है मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा मतलब उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए सबसे बड़ा वाला इंटरवल, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए कौन सा इंटरवल लोगे, बड़ा वाला कि छोटा वाला, सबसे छोटा वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम होगा,
Z क्या हो जाएगा 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल्स टू r 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर। n1 मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहां पर इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन कहां पर आया, फर्स्ट चेन। कहां से आया, कहां से आया वो क्या बताएगा, n2। तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो उसको, क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा r 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 बाय 4। अच्छा 1 माइनस 1 बाय 4 करेंगे कितना मिलेगा, तो r कितना मिलेगा 3 बाय 4। तो लिख दो इसको 3 बाय 4। अच्छा अभी देखो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको अभी नहीं याद करनी है, आपको क्या वैल्यू याद करनी है मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरे को वेवलेंथ निकालना है, मतलब मेरे को निकालना क्या है लैम्डा। लैम्डा निकालना है तो इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल ले लो इस इक्वेशन का। अरे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। इक्वेशन को उल्टा कर देता हूं तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 3 r। तो हमको यहां से वैल्यू याद करनी है 1 बाय r की, और 1 बाय r की एप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम। 911 कहां का नंबर है, सुना होगा मूवीज के अंदर काफी, इमरजेंसी नंबर यूएस का। तो हमको है ना, हमको ज्यादा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, 911 इमरजेंसी नंबर के हिसाब से याद रखो। तो 1 बाय r की वैल्यू क्या होती है 911 एंगस्ट्रॉम। अब 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर और 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, है ना। तो लैम्डा इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा 1 बाय r की एप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, मतलब बिल्कुल 100% सही नहीं है। तो अभी 1 बाय r की जगह पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 into 1 बाय r। इस 1 बाय r की जगह पर मैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 912 एंगस्ट्रॉम लिख दूं, चल जाएगा, बताओ। डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 मतलब 304। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी 4 4 जा 16, 1 4 3 जा 12, 1216 एंगस्ट्रॉम। आगे वेवलेंथ, तो ये किसकी वेवलेंथ आई है, फर्स्ट वेव ऑफ लाइमन सीरीज। हाँ 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 अप्रोक्सीमेट, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो उसका। बहुत सारी चीजें कवर करनी, जो अभी लिखना चालू कर रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लो, और जिसने लिख रखा है पहले से वो क्या करोगे, कंप्लीट कर लोगे। चलो हो गया, चलो तो देखो 1216 हो गया। अच्छा अगर मान लो, अब आप लोग बताओ, अब मान लो हमको हर बार हम ये थोड़ी दे सकते कि हाइड्रोजन की गैस को हम इतनी हीट देंगे कि बस इलेक्ट्रॉन सेवन स्टेज तक जाएगा और वहां से वापस आएगा। हाइड्रोजन का एटम बहुत बड़ा है, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल होंगे। तो हो सकता है आपने इतनी हीट दे दी हो कि कोई सा इलेक्ट्रॉन कहां पे चले गया, कहां पे चले गया, इनफाइनाइट वाले शेल पे चले गया और वहां से आया। आई बात समझ, है ना, ये भी पॉसिबल है। 2 मिनट रुक जाओ, लाइट नहीं है, थोड़ा अरेंज कर देता हूं।
विजिबल होगा अभी? अब विजिबल है, आएगा मतलब वेव भी सबसे छोटी आएगी, है ना। तो हमको शॉर्टर वेवलेंथ निकाल रहे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल ली अपन ने, अब हम क्या निकाल रहे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो उसके आगे लिख लेना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और इसके लिए लिख लेना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के केस में n1 क्या होगा और n2 क्या होगा, कौन बताएगा? कहां पर आ रहा है सबसे दूर से? भारतीय कनाडे कहां पर आ रहा है? हर्षित कहां पर आ रहा है? अमन सोलंकी इन्फिनिटी से फर्स्ट सेंटर। तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से, मतलब n2 की वैल्यू क्या हो गई? इन्फिनिटी। वैल्यू पुट कर दो। z की वैल्यू तो सबको पता है, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो 1। तो वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू r की जगह पे लिखा हमने r, z की जगह पे हमने लिखा 1, n1 स्क्वायर मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी का स्क्वायर। तो 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू r 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1। अच्छा, 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी का स्क्वायर, तो इंफिनिटी का स्क्वायर मतलब इंफिनिटी, समुद्र का स्क्वायर मतलब क्या? समुद्री है एक तरीके से। और किसी भी चीज को आप इंफिनिटी से डिवाइड करते हो हमेशा क्या मिलता है? 0, याद रखना। तो यहां पर क्या मिल गया आपको? 0। अब बताओ 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल्स टू r, तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 बाय r के। तो लैम्डा की डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 911 एंगस्ट्रॉम। तो देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी है लाइमन सीरीज के लिए? 911 एंगस्ट्रॉम लैम्डा शॉर्टेस्ट। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी आएगी? 1216 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है सबको? है ना। मीटर में पूछते हैं तो आप क्या करोगे? 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। समझ गए सब? चलो, तो यहां पर आपका ये कंप्लीट हो गया है लाइमन सीरीज और ये रिडबर्ग इक्वेशन वाला पोर्शन। अब आपको होमवर्क में आज बाकी सारी सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल लेंगे सब। चलो ठीक है ना। तो देखो रिडबर्ग इक्वेशन हम देख रहे हैं, तो रिडबर्ग इक्वेशन में क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पहले ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था, जब हमने एनर्जी दी तो कहां चले गया? एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट से नीचे आया तो E2 - E1 एनर्जी यूज करेगा। अब E क्या होता है? h न्यू, तो E2 क्या हो जाएगा? h न्यू2। E1 क्या होता है? h न्यू, तो ये क्या हो जाएगा? h न्यू1। अच्छा, µ2 - µ1 कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज होगा क्या? सेकेंड सेल की एनर्जी कितनी होती है? देखो फर्स्ट सेल की एनर्जी हमको पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी कितनी होती है? -5.6। तो ये कुछ चेंज होगा क्या एनर्जी में? दोनों एनर्जी डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा ना, है ना। तो एनर्जी का डिफरेंस सेम रहेगा मतलब µ2 - µ1 भी सेम रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं म्यू, तो डायरेक्टली मैं यहां पर लिखूंगा E2 - E1 इक्वल्स टू h न्यू, ठीक है। अब देखो E2 को क्या लिख सकता हूं मैं? एनर्जी का फॉर्मूला हमने जब बोर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, एनर्जी ऑफ n शेल। क्या एनर्जी ऑफ n शेल का फॉर्मूला क्या था? माइनस टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं, -13.6 z² डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद आया? लिखा था ना इसको पे, है ना। तो बस ये फॉर्मूला आप यहां पर क्या करने जा रहे हैं? पुट करने जा रहे हैं। तो देखो यहां पर E2 की जगह पर मैंने लिखा
n2 लिखूं, n2 मतलब सेकंड शेप, n1 मतलब पहला शेप, n2 का स्क्वायर माइनस e1 की जगह पर क्या लिखूंगा, माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर इक्वल्स टू x न्यू। चलो सॉल्व कर लो, माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। अच्छा इसको अरेंज करके मैं लिख सकता हूं। अच्छा यहाँ पे h म्यू लिखा हुआ है ना, तो म्यू को मैंने लिख दिया c डिवाइडेड बाय लैम्डा। लिख सकता हूं म्यू को c डिवाइडेड बाय लैम्डा, जल्दी बताओ, है ना, लिख दिया। अब इसको अरेंज कर देते हैं, 13.6 z स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इक्वल्स टू hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, इतना नोट कर लो। समझ में तो आ रहा है ना? मनस्वी, इशिका, भारती, हर्षित, क्लियर है सबको अभी तक जो पढ़ा है अपन ने? समृद्धि, हर्षित, समझ में आ रहा है? चलो अब देखो हम इसके आगे इस इक्वेशन को यूज करेंगे और इससे हम रिडबर्ग इक्वेशन बनाएंगे। तो रिडबर्ग इक्वेशन बनाने के लिए मैं बाकी सबको इधर रफ कर रहा हूं। देखो हमारी लास्ट स्टेप क्या थी, 13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, 13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, यहां से कॉमन क्या ले सकता हूं? 13.6 z स्क्वायर, 13.6 z स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर। लिख दूं इसको ऐसा, और ये सब किसके इक्वल है, hc डिवाइडेड बाय लैम्डा के। अब देखो हमको वेवलेंथ निकालनी है, मतलब लैम्डा निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 बाय लैम्डा को इधर रखा, इस मल्टीप्लाई के hc को इक्वल्स टू साइन के इधर हो जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में 13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय hc 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर। चलो अब देखो 13.6 क्या है, कांस्टेंट है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। क्या ये तीनों चीजें कांस्टेंट होती है कि नहीं होती है? तीनों चीजें कांस्टेंट होती है, तो इन तीनों कांस्टेंट को मिलाकर हमने एक नया कांस्टेंट बनाया जिसको हम बोलेंगे r फॉर रिडबर्ग कांस्टेंट, है ना? ऐसा मत सोचना r फॉर रास्टर, r फॉर रिडबर्ग है, तो r फॉर रिडबर्ग कांस्टेंट, और यहां पर क्या हो जाएगा, z स्क्वायर एटॉमिक नंबर, z क्या था, एटॉमिक नंबर 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, रिडबर्ग इक्वेशन। इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन बोलते हैं हम, रिडबर्ग इक्वेशन। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, यहां से क्वेश्चन आएगा, आपको कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी बताऊंगा। लिख लिया, तो रिडबर्ग इक्वेशन को हम याद रखेंगे यहाँ पर। और देखो वेवलेंथ निकालने का तरीका मैं बताऊंगा, तो रिडबर्ग इक्वेशन को हम ऊपर लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा
इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर ब्रैकेट 1 बाय a1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अब देखो एक्चुअल में कहानी क्या हुई कि जब हमने हाइड्रोजन गैस को इस ट्यूब में लेकर हीट करा था, जब मैंने देखा था हाइड्रोजन गैस को ऐसा ट्यूब में लेकर क्या करा था, हीट करा था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बहुत सारे एटम प्रेजेंट थे। क्या एक सिंगल एटम प्रेजेंट था? सोचते हो। तो जब बहुत सारे एटम प्रेजेंट थे तो अलग अलग हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम प्रेजेंट थे, तो किसी एटम ने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, किसी ने कम एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी। तो हाइड्रोजन एटम के केस में जब इस लाइन को पास कराया गया किससे, प्रिज्म से, तो क्या पाया गया कि बहुत सारी अलग अलग लाइन बनी। स्पेक्ट्रम तो डिस्कंटिन्यूअस था और बहुत सारी लाइन बनी अलग अलग, इसलिए इसका नाम एक और क्या पड़ गया, क्या नाम पड़ गया इसका, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? अब जब इसको ऑब्जर्व करा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो रिडबर्ग ने ये चीज बोली कि जब हाइड्रोजन के एटम्स को आपने ट्यूब में लेकर हीट करा तो अलग अलग एटम ने अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करी। तो देखो मैं बड़ा डायग्राम बना रहा हूं, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, ठीक, और ऐसा करते 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 आखिरी का शेल होगा ये शेल। तो उन्होंने क्या बोला, हो सकता है किसी एटम ने इतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली कि उसका जो इलेक्ट्रॉन था उसने पहले स्टेट से कहां पर चले गया था, n नंबर ऑफ स्टेट, पहले शेल से कहां चले गया था, सबसे लास्ट वाले शेल में, मतलब nth शेल में चला गया। अब जब वहां से वो पहले शेल में आया तो उसने अलग एनर्जी यूज करी। फिर उन्होंने क्या बोला, ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरा जो एटम था हाइड्रोजन का, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करके n से एक कम वाले में गया। ऐसा भी हो सकता है कोई तीसरे वाले से एनर्जी यूज करके फर्स्ट वाले में आया, कोई सेकंड वाले से एनर्जी यूज करके कहां आ रहा, फर्स्ट वाले। तो जब इन सब लाइन स्पेक्ट्रम की स्टडी करी गई तो इसकी बहुत सारी सीरीज पाई। क्या पाई गई? सीरीज पाई गई, है ना। तो अलग अलग सीरीज आपको बुक में देखने को मिलेगी, जैसे पास्कल सीरीज दे रखा है, ब्रैकेट सीरीज, लाइमर सीरीज, बाल्मर सीरीज, है ना। तो ये वही है। देखो ऐसा एक डायग्राम होगा आपकी बुक में, ठीक। तो देखो पहला डायग्राम इसके करस्पॉन्डिंग है लाइमर सीरीज, क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, लाइमर नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। तो लाइमर सीरीज क्या बोलती है, लाइमर नाम के साइंटिस्ट ने जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ा तो उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन कोई सी भी एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट हो, वहां से जब जंप करके वापस कहां पर आ जाए, कहां पर आ जाए, पहले एनर्जी लेवल में आ जाए। कहां पर आ जाए, पहले वाले एनर्जी लेवल में आ जाए। तो जो सीरीज बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, लाइमर सीरीज। तो यहां पर ये जो मैं n लिख रहा हूं उसका मतलब समझना ऐसे सर्कल है, ठीक। तो पहली सीरीज कौन सी थी आपकी, लाइमर सीरीज। देखो ऐसा डायग्राम दिख रहा होगा आपको, दिखा एनसीईआरटी में मिला सबको, n इक्वल्स टू 1 लिखा होगा, फिर इसके ऊपर लिखा होगा n इक्वल्स टू 2, फिर इधर लिखा होगा n इक्वल्स टू 3,